सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आज आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है। आज डेट है आपका 4 अप्रैल 2025। तो आज के डेट पे आपका ये पेपर हुआ है सेकेंड सेमेस्टर मैथ का, जिसको ऑलरेडी मैं स्क्रीन के माध्यम से जो है सॉल्व करा दिया था। मैंने आपको उत्तर बता दिए थे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मैं आपको बोर्ड के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व करने वाला हूं, और जिसने अभी तक नहीं मिलाया है यहां से आप मिला लीजिए। पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी पढ़ाए हुए प्रश्न आए थे, एक एक प्रश्न वही डिट्टो आ गए हैं जो मैंने पढ़ाया था मास्टर क्लास में और मॉडल पेपर में। जो मैंने दिया था 5 मॉडल पेपर, मैंने आपको बताया था कि हाँ मॉडल पेपर से ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा जाकर के, प्रश्न वहीं से आए हैं और काफी लोगों ने देख रखा होगा, काफी लोग पढ़ के गए हैं। तो उनके कमेंट्स भी लगातार मुझे मिल रहे हैं कि हाँ वो 25 में 25 स्कोर कर पाए हैं। केवल लिखने की बात नहीं है, ये वो करके आए हैं 25 में 25, उनके बन रहे हैं, उन्होंने मिला लिया है। अब जिन्होंने नहीं मिलाया है वो मिलाइए, और वहां भी जो देख चुके हैं ऑलरेडी वो फिर से कमेंट करके बता दे कि हाँ मेरे बन रहे हैं 25 में 25, या कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न आपका क्या है, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। अब बोल रहा है कोई ऐसे त्रिभुज एक आप बना लीजिए। ये एक त्रिभुज हो गया आपका। अब इस त्रिभुज में आप देखिए कि ये आपको छोटी भुजा दिख रही है, ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है। और सबसे छोटा कोण अगर आप अंदाजे से ही देखना चाहो तो ये सबसे छोटा कोण है, और ये आपको सबसे बड़ा कोण दिख रहा है, फिर ये बीच का कोण दिख रहा है। ठीक है, देखने से एक अंदाजा आपको पता चल रहा है। केवल इन दोनों कोणों में ही आप अगर देखोगे तो ये सबसे छोटा कोण, ये सबसे बड़ा कोण। अब इसके सामने की भुजा आप देखोगे तो सबसे बड़ी है, और इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा देखोगे तो ये सबसे छोटी है। तो इसलिए यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हैं तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ये मैंने आपको बार बार बताया है। जब भी मैं समकोण आपको कहीं पे पढ़ाता था तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण मैं आपको कैसे बताता था, मैं आपको बताता था कि 90 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद देखिए योग का तत्समक अवयव, बार बार मैंने आपको बताया कि वह संख्या जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें और उसके मान में परिवर्तन ना हो, उस संख्या को हम कहते हैं योग का तत्समक अवयव। और सभी संख्याओं के लिए ये समान होता है। इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य को हम योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 5xy स्क्वायर में x का गुणांक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए। जैसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आप पढ़ते हो, यहां से बहुत लोग जानते हैं कि x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। लेकिन अगर यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 5xy स्क्वायर। अब यहां तो आप केवल कांस्टेंट जो होता है वो निकाल करके बताते हैं, यहां केवल कांस्टेंट लिखा ही होता है। लेकिन जब यहां x का गुणांक पूछ रहा है तो यहां x के गुणे में आप देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5y स्क्वायर इंटू x। तो x के गुणे में क्या क्या है, 5y स्क्वायर ये पूरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा 5y स्क्वायर, यह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। अब थोड़ा सा ये घुमा करके पूछा, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका इस पूर्णांक में हम अगर जोड़ कर दें तो मान जो है शून्य हो जाता है। ठीक है, योगात्मक मतलब जोड़ करना है और मान शून्य लाना है। जैसे कि 5 है तो 5 में हम क्या जोड़ें कि इसका मान शून्य के बराबर हो जाए, तो ये हो जाता है 5 इधर जाएगा, घटेगा -5, x का मान कितना हो जाता है -5, यानी कि 5 का
योगात्मक प्रतिलोम जो आएगा -5 आएगा। इसी तरीके से a का -a आता है, तो a का मान अगर 3 होगा -3 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, 100 होगा -100 योगात्मक प्रतिलोम होगा। यानी कि आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए बस आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, बस -1 से गुणा करना है। तो -1 से आप गुणा कर देंगे किसी भी संख्या में, तो उसका आपको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 5 है, परिमेय संख्या 6/5, यानी कि माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो इसको लिख सकते हैं -6/5। इसको, ये दूसरी संख्या है -7/6। तीसरी संख्या देखिए -7/-6 है, यानी कि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/6 में कौन बड़ी है, कौन सी संख्या, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो भिन्नों के कंपैरिजन में मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको सबसे पहले अगर भिन्नों का कंपैरिजन करना होता है तो हर देखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी नहीं देखना है, क्योंकि एक संख्या आपकी धनात्मक है, बाकी दो संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो अपने आप जो धनात्मक संख्या है वह बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 7/6, जिसको यहाँ पे लिखा गया है ऋण 7/6। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस पे ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न बनाए गए थे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर होंगे, वो इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को सही कर पाया होगा। अब इसके बाद आप देखिए, एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। ये मैंने आपको देखिए फॉर्मूला वीडियो मैंने बनाया, फॉर्मूले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में इकाइयों को एक दूसरे में चेंज करना होता है। उसी में मैंने आपको बताया था कि एक घन मीटर में आपके 10 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये देखिए, घन मीटर और घन सेंटीमीटर दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके वॉल्यूम नापने के। अब इसको आसानी से आप कैसे कर सकते थे, एक घन मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर का क्यूब, और आपको पता है कि 1 मीटर, जहां मीटर है वहां पे 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। कैसे, आपको पता है कि 1 मीटर में बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब जहां पे मीटर क्यूब था वहां पे अब ये देखिए क्यूब यहां पे लगेगा, क्यूब ब्रैकेट के ऊपर लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये 100 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, यानी कि 100 का 3 बार गुणा होगा, 1 गुणे 100 का 3 बार गुणा होगा। तो 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 के आगे 6 शून्य लग जाएंगे और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से यही बस आपको परिवर्तित करना था, जो मैंने आपको करके पहले से बताया था। इसके बाद देखिए, 25 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते थे, ये भी कराया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या करना होता है, आप देखिए, जो आपका 25 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी कि ये बड़ा वर्ग है। अब इस बड़े वर्ग में से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे वर्ग जो है वो काटे जा रहे हैं। तो अब यहां पे काटने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई जमीन है, जमीन मान लेते हैं 4 भाइयों में बंटवारा हो रही है, तो जमीन का जो क्षेत्रफल होता है उसका बंटवारा होता है। वैसे ही जब बड़े वर्ग से छोटे वर्ग में बांटा जाएगा तो जो संख्या निकल के आएगी, कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 25 गुणे 25 ये आ जाएगा बड़े का, और छोटे का कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5। अब देखिए, 5 पच्चे 25 और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 25 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 25 वर्ग जो है वह बनेंगे। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। ये आपके हो गए सभी
बहुविकल्पी और यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद देखिए सेकंड पेज पे जो आपको प्रश्न दिए गए थे वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए सेकंड पेज पे जो आपके प्रश्न थे प्रश्न संख्या 8 था, निम्न आंकड़ों से टैली चिन्ह लगा करके संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो टैली चिन्ह लगाना है, बारंबारता लिखनी है। बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको कराए हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्रम से लगा लेना है। एक बार क्रम से लगा लोगे तो देखिए यहाँ पे 5 सबसे छोटी संख्या आ रही है और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 6 एक बार आ रहा है, 6 को लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 7 नहीं आ रहा है, 8 आपका 3 बार आ रहा है, 8 को 3 बार लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए 8 के बाद 9 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 11 नहीं, यहाँ पे 2 संख्या ही बची रही है, 13 2 बार और बच रहा है, तो 13 को 2 बार यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपने क्रम से लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आप लिखते हो पद और टैली चिन्ह लिख लेते हो और आप लिख लेते हो बारंबारता। बहुत ही छोटे आंकड़े दिए गए हैं आपको यहाँ पे। देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार ऐसे लाइन पाई खींच देंगे और ये बारंबारता की जगह 2। 6 एक बार आया 1 पाई और बारंबारता की जगह 1। 8 3 बार आया 3 पाई, इस तरीके से खींचा और बारंबारता में 3 लिख दिया। और 13 टैली चिन्ह 2 बार आया तो 2 पाई, बारंबारता 2। यही आपको इतना बना देना था, ये आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद अब बहुत ही आसान, देखिए इसके बाद फिर आपका प्रश्न संख्या 9 है, व्यंजक 5x² + 7xy + 8z + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10 को सरल कीजिए। तो देखिए पहले है 5x², तो अब हम x² वाले पदों को देखेंगे। यहाँ 5x² है, यहाँ -7x² है और कहीं x² का पद है नहीं, तो ये 5x² और 7 -7x² जुड़ेंगे तो -2x² बचेगा। इसके बाद देखिए xy का पद यहां आ रहा है और यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, 3 पद आ रहा है, 7xy 3xy और -2xy। 7xy और 3xy 10xy हो जाएंगे और -2xy तो 8xy बच जाएगा। इसके बाद देखिए 8z और -6z, ये कितना हो जाएगा, +2z। और इसके बाद देखिए एक ही पद बच रहा है, हमारी संख्या -10। तो ये हमारा हो जाएगा सरलतम रूप। बिल्कुल आप 2 लाइन में सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, और p और q जहां पूर्णांक होता है और q ≠ 0 होता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिभाषा एक लाइन में आप लिख देते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, a के पावर 5 × b - a × b के पावर 5। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले गुणनखंड करना है आपको। a b कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे बच जाएगा a के घाते 4 और यहाँ पे बच जाएगा b के घाते 4। बिल्कुल कराया हुआ प्रश्न है ये। जब a b आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5a था, एक a बाहर आ गया, a 4 बचेगा a के घाते और b एक ही था, b बाहर आ गया तो b खत्म हो जाएगा, यहाँ पे a के पावर 4 केवल बचेगा। इसी तरीके से -b के पावर 4 यहाँ केवल बचेगा। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको a के घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a के घाते 2 के घाते 2। यहाँ पे एक ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए। और इसी तरीके से b के घाते 4 को b के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लगा दोगे, कौन सा, a² - b² का, जहां हम लिखते हैं इसको a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब देखिए यहाँ पे जहां पे a² आ रहा है, a की जगह यहाँ पे a² आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अब एक ब्रैकेट में a² + b²। ये समझिए जहां पे यहाँ a आ रहा था केवल, देखिए यहाँ a का स्क्वायर था और यहाँ a² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा,
एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गुणनखंड हो गया। लेकिन एक बार यही फॉर्मूला फिर यहां पे लगेगा, आप देख पा रहे हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए, पूरा जो गुणनखंड हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, तो एक नंबर यहां पे आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न आपके एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहां तक हो गए। अब आप अपने नंबर जोड़ दीजिए, 11 नंबर में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम करने चल रहे हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को, 2-2 नंबर वाले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर हों। तो सारी भुजाएं जब इस त्रिभुज की बराबर हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, परिमाप 18 है। परिमाप कैसे होता है? सभी भुजाओं का योग, एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा ए, तीसरी भुजा ए होती है यहाँ पे, तो 3a बराबर 18 हो जाएगा। 3a बराबर 18 और a बराबर 6, a बराबर 6 मिल गया। अब आपको फॉर्मूले वाले क्लास में मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है? यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, तो 9√3, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ये भी कराया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल एग्जैक्ट, फॉर्मूला भी अलग से बताया हुआ है, एक बार कराया भी हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न कराया हुआ है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x है, अंश x है, तो हर कितना हो जाएगा? हर हो जाएगा, हर एक अधिक है तो x+1 हो जाएगा। हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। भिन्न कैसे लिखेंगे? अंश में x, हर में x+1, हर का मान, क्योंकि बोला गया एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब इस भिन्न में से आप क्या करिए? अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, तो मान 1/2 हो जा रहा है। अब आपको भिन्न ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, x-1 करेंगे तो कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे x+1 -1 लिखा है, यानी कि यहाँ पे केवल x बचेगा हर में, और 1/2। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा x-1 में हो जाएगा और इस x का गुणा 1 में, तो x। अब 2x - 2 बराबर x, x इधर ले आइए, 2x - x हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर 2, x बराबर 2 मिल गया, तो 2/2 धन 1, यानी कि भिन्न का जो मान आ जाएगा 2/3, ये आपका भिन्न आ जाएगा। बार बार कराया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न क्या 14, यदि x धन 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जैक्ट कराया हुआ प्रश्न आपका आया है। जितने भी प्रश्न आप देखोगे सारे एग्जैक्ट प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको कराए थे मास्टर क्लास और आपके मॉडल पेपर्स में। तो देखिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए प्रश्न हैं, तो ये रिपीट कर रहे हैं प्रश्न, और आप अगर प्रैक्टिस करके गए होगे तो सभी प्रश्न करके आए होगे। देखिए, प्रश्न क्या 14 है, यदि x + 1/x का मान जो है आपको 3 दिया है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि आपको मान निकालना है x² + 1/x² का। जिसका मान निकालना है उसके घात 2 है और जिसका दिया है उसका घात 1 है, तो अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/ प्लस क्या होता है a² + b² + 2ab। a है x और b है 1/x।
ये हो जाएगा बराबर 9 के, यहाँ x से x कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9 होगा। 2 को उधर भेज दीजिए, 9 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा कितना 7, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपने आसानी से देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न कराया था मैंने कि लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करिए। आयतन तो निकालना है आपको, लेकिन घन मीटर में निकालना है। आयतन निकालना बिल्कुल आसान होता है, और इकाई जो बोला गया है घन मीटर में, यानी कि आपकी तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है कि तीनों इकाइयों को मीटर में बदलना है। देखिए 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद चौड़ाई को आप बदलेंगे, चौड़ाई को बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे 40 में तो 0.4 मीटर ये हो जाएगा। और ऊंचाई जो दिया गया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 1 मीटर को पहले आप बदल लीजिए सेंटीमीटर में और 20 सेंटीमीटर में जोड़ दीजिए, यानी कि 120 सेंटीमीटर। अब 120 सेंटीमीटर में आप भाग कर दीजिए 100 का, तो कितना आएगा 1.2 मीटर, ये आ गया। अब आयतन आप निकालिए। आयतन क्या होता है, लंबाई यानी कि 0.8 गुणे चौड़ाई यानी कि 0.4 गुणे ऊंचाई 1.2। अब देखिए 8 का गुणा 4 में 32 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 1.2। अब सीधे 12 का गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38, और 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ एक स्थान पे यानी कि 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.384 घन मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 4, 11, 16, इसका माध्यिका आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालते समय मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम जो आपको माध्यिका निकालने में करना होता है, जो दी गई संख्याएं हैं उनको आपको क्रम में लगाना है। तो दी गई जो संख्या है उसको क्रम में आप लगाइए। सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं वो कितनी है, क्रम से लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं, लगाना आसान होता है, 4। इसके बाद देखिए 4 के बाद अब क्या आ रहा है आपका, 4 के बाद 5 आता है, 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 9 के बाद 10 आता है, 10 यहाँ पे दिया गया है, एक ही बार आ रहा है 10। इसके बाद देखिए 11, 11 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 12, और इसके बाद बचा क्या है 15 और 16 बचा है, तो 15 और 16 लिख लीजिए। क्रम से सभी संख्याएं लिख लिया हमने। देखिए 4, 4, 8, एक 9 संख्या दी गई है, यहाँ पे हमने 4, 4, 8, एक 9 संख्या लिख ली है। यानी कि जो संख्याओं की संख्या है, जो संख्याएं दी गई हैं वह 9 संख्याएं दी गई हैं, यानी कि दी गई संख्याओं, दी गए आंकड़ों की जो संख्या है वह विषम है। तो ऐसे केस में जो माध्यिका का फॉर्मूला लगता है वह लगता है कितना, n-1 बटे 2वें पद का मान। अब n का मान यहाँ कितना है 9 है, तो 9-1 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वें पद का मान आप कहां देखोगे, इस प्रश्न में देखना बार बार मैंने मना किया है, जो क्रम से आप लगाओगे उसी में देखोगे। तो 5वां पद क्या है 10 है, यानी कि हमारा माध्यिका का जो मान हो जाएगा वह 10 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने बहुत ही इजीली कर लिया। बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिया है लघुत्तरी के हिसाब से, नहीं तो मैंने आपको वो भी बताए थे प्रश्न सारणी वाले भी, जिसमें आपको संचयी बारंबारता का एक सारणी अलग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इजी एक तरीके से आया, जो कठिन आपको दे सकता था उसी में आपको इजी दिया है, ये मान के चलिए। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABBC
और AC की लंबाई यहाँ पे दिया गया है PQ, QR और PR, यानी कि सभी भुजाओं का लंबाई दिया है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए, ये भी कराया हुआ प्रश्न। अब इसमें देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे एक इस तरीके से त्रिभुज बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए ABC और भुजाओं की लंबाई लिख लीजिए। AB की जो लंबाई है 3.5 है, BC की जो लंबाई है 7.1 सेंटीमीटर है और CA या जिसे लिखा हो यहाँ पे AC लिखा हुआ है, ये जो है 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखिए आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे लंबाइयां जैसे 7.1 तो यहाँ भी 7.1 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है AC, तो QR 5 आ रहा है और यहाँ PR 3.1 है, तो यहाँ AB 3.5 है, 3.5 यहाँ भी है। तो अब ऐसा ही एक त्रिभुज बस आप बना लीजिए, क्योंकि सारी भुजाएं समान हैं, सारी भुजाएं बिल्कुल समान है, तो ऐसा ही एक त्रिभुज और बना लीजिए। अब इसमें देखिए आप दर्शाइए क्या, पहले आपको क्या दिया है PQ 7.1, PQ ये बड़ी वाली भुजा 7.1 दिया है। इसके बाद देखिए QR 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 हो गया और PR ये भुजा 3.5 दिया है। अब यहाँ पे आपको जब सर्वांग समता दिखाना होता है, सर्वांग समता का परीक्षण करने का मतलब क्या है कि आप दिखाइए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो आपको तीन भुजाएं समान दिख रही हैं, यानी कि आपको दिमाग में पता चल गया कि जो पहला सर्वांग समता का भुजा 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 सर्वांग समता होती है वही यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे अब आप दिखाइए कि AB जो भुजा है, जो AB भुजा है वह बराबर है PR के, और जो BC भुजा है वह PQ के बराबर है, और जो CA यानी कि AC जो भुजा यहां पे दिया गया है वह बराबर किसके है, वह भुजा QR के बराबर है। ठीक, तो यहां से अब आप लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। यहां से आप सिद्ध हुआ कि ये भुजा 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 सर्वांग समता से, यानी कि यहाँ पे ये संगत भुजाएं जो हैं दोनों त्रिभुजों की वह बराबर हैं, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 18। 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो अब लीटर देख करके ये भी प्रश्न कराया हुआ है। लीटर देख के मैंने आपको बताया हुआ कि डरना नहीं है। लीटर भी क्या होता है, आयतन होता है। और हौज में जब पानी भरा है और हौज का हमको पता है कि कितना लंबाई चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे। अब देखिए हौज में जितना पानी भरा है उतने ऊंचाई तक हम उसको ऊंचाई ले लेंगे, और उसका फर्श का जो दिया गया है ये 5 गुणे 2, ये क्या है, ये लंबाई और गुणे चौड़ाई है। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हौज में भरे पानी का आयतन, ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। अब लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये 5 गुणे 2 है। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर तक पानी भरा है, तो जहां तक पानी भरा है वही तो होगा ऊंचाई। तो इस तरीके से ये 5 दूनी 10, 10 का गुणा होगा 1.5 में, तो आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। अब जब इकाइयों का रूपांतरण मैंने आपको बताया फॉर्मूले वाले क्लास में, कल की क्लास में, तो मैंने आपको बताया कि यहां पे आप मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब जहां लिखा हो वहां पे हटा करके 1000 लीटर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और यहां से हो जाएगा 15 का गुणा 1000 में होगा, ये हो जाएगा 15000 लीटर। तो यहाँ पे
इस पानी का आयतन कितना आ गया, 15,000 लीटर। इस तरीके से सभी प्रश्न आप सही सही कर पाए होगे उम्मीद करता हूं। कितने नंबर का आपका सही हुआ है, नंबर कमेंट करिएगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं पेपर में, ठीक, वो कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए सॉल्यूशन को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए लाइक बहुत लोगों ने नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अभी तुरंत, जिससे सभी लोग अपना पेपर मिला लें। और इसी तरीके से आपके देखिए सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सेकंड सेमेस्टर का कल का पेपर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का, उसके मास्टर क्लास आप देख के जाइएगा, वहां से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है मास्टर क्लास की, वो देख के जाइएगा। और थर्ड सेमेस्टर जो आपका आने वाला है उसके सभी विषयों को हमने पहले पढ़ाया है और दोबारा भी पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और अभी से आप सिलेबस देख करके चलिए, सभी जो है आपको सभी चीजें हमारे द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, किसी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये ऐप जो है हमारा अस्तित्व एकेडमी, इसको आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, जिससे जो है आपको थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स लेने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अभी से अवेलेबल है कोर्स, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उसमें ही आपकी नई क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर का इसी में आप अभी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पुरानी क्लासेस भी हैं और नई क्लासेस हम चलाएंगे, लाइव क्लासेस भी चलाएंगे, रिकॉर्डेड भी चलाएंगे। तो ये हमारा चैनल जो है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं से आपको सभी महत्वपूर्ण क्लासेस, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी, ठीक। तो इस तरीके से उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।